नमस्कार दोस्तों, मेरे सुनने वाले सभी श्रोतागणों को राम मंदिर की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कुछ निजी कारणों से मैं काफ़ी समय से कोई कहानी आप लोगों के लिए प्रस्तुत नहीं कर सकी। उसके लिए मैं आप लोगों से क्षमा चाहती हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए कहानी लेकर आई हूँ जिसका शीर्षक है लौटते हुए। कहानी डॉक्टर शमा चतुर्वेदी जी ने लिखी है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। लौटते हुए। अनु के शब्द अभी भी जया के कानों में रह रह कर गूंज रहे थे। कितने आत्मविश्वास और गर्व से सब कुछ कह जाती है वह। कहीं कोई संकोच नहीं, झिझक नहीं। तभी तो इतनी सुखी है। ठाठ से अकेले अपने फ्लैट में रहती है, गाड़ी चलाती है, अपनी शर्तों पर नौकरी करती है। 2 नौकरियां तो इसी शहर में बदल चुकी है। जो बीत गया उसे मैं बुला देती हूँ जया, और नए सिरे से फिर से अपनी ज़िंदगी शुरू कर लेती हूँ। अपने कंधे पर झूल आए घुंघराले बालों को एक खास अदा से हल्का सा झटका देकर वह मोहक ढंग से मुस्कुराई थी। तू इतनी सहज, इतनी खुश कैसे रह लेती है? जया अभी भी हैरानी से उसका मुंह ताक रही थी। क्यों, इसमें क्या कठिनाई है? भाई, जो रुचे सो खाओ, जो रुचे सो पहनो, जो अच्छा लगे वो करो। दूसरे क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे, इन सब बकवासों के लिए तो समय ही नहीं है मेरे पास। पर अनु, हम लोग जिस समाज में रहते हैं उसकी कुछ सामाजिक मर्यादाएं होती है जिनका पालन हमें करना होता है। हम सब कुछ अपनी मर्जी से कैसे कर लें? रबिश। जय ने फिर अपनी गर्दन को झुका दिया था। मुझे तो तेरी जिंदगी को देखकर तरस आता है जया। बचपन से तुझे देखती आ रही हूँ। पहले आर्थिक अभाव थे तो अब पारिवारिक दायित्व। तू तो शायद कभी अपनी ज़िंदगी अपनी तरह से जी ही नहीं पाएगी। इतनी खूबसूरत है, पढ़ी लिखी है, नौकरी करती है, क्या कमी है तुझ में? फिर लाइफ एंजॉय क्यों नहीं करती? जब देखो तब कोई ना कोई रोना रहता है तेरे पास। कभी अपने अपाहिज देवर की दास्तान, तो कभी कुंवारी ननंद की शादी में आ रही अड़चनों का ब्यौरा, और बीमार सास के दुख दर्द तो है ही, साथ ही पति की नसीहतें भी। यही सब सुनती आई हूँ अब तक तेरे मुंह से। और तेरा घर तो देखकर लगता है कि तू रह कैसी लेती है इस दम घोटू वातावरण में। और तेरा घर देखकर तो लगता है कि तू रह कैसी लेती है इस दम घोटू वातावरण में। अरे, कभी बाहर भी निकल इस मनुष्य से। चटपटे किस्से बुन, रस भरी बातें सुना, तो मेरा भी मन लगे। कुछ नहीं तो अपने बॉस से ही दोस्ती कर ले, थोड़ा मस्त माहौल तो मिलेगा। वैसे तेरा बॉस है तो बड़ा स्मार्ट। बॉस? जया एकदम चौंक गई थी। तो क्या अनु जानती है संदीप को? क्या पता, शायद उसके चेहरे पर उभर आए भावों को भी ताड़ गई हो वो। अरे, तू तो ऐसे शर्मा रही है जैसे मैंने तेरा कोई रहस्य खोल दिया हो। मैं तो यूं ही सामान्य सी बात कर रही थी कि जब हम बाहर रहते हैं, कमाते हैं, दिन भर खटते हैं, तो क्या हमारा हक नहीं बनता कि हम अपनी ज़िंदगी एंजॉय करें? क्या हमने ठेका ले रखा है दुनिया भर की जिम्मेदारियां ओढ़ने का? पति को निभाओ, साथ में उसके लंबे चौड़े परिवार के दायित्व भी ढोहो। ऐसी सड़ी गली मान्यताओं में विश्वास नहीं करती मैं। दुनिया में आए हैं तो उसका लुत्फ तो उठाओ। एक लंबा चौड़ा भाषण छाड़कर अनु तो चल दी, पर जया देर तक इन विचारों से उबर ही नहीं पाई थी। शायद अनु सच ही कहती है। बचपन से साथ रही है वह। उन दिनों जब वह माँ के साथ अकेली आर्थिक संकटों से जूझ रही थी, तब से अनु उसे जानती है। पुराने दिन एक बार फिर से जया के सामने घूम गए थे। अनु ठीक ही कह रही थी। अभाव ही अभाव तो देखे हैं उसने, तब भी और अब भी। तब दूसरा संकट था। बचपन में पिता नहीं थे, नाते रिश्तेदारों में दूर तक कोई नहीं था। माँ की भी छोटी मोटी सी नौकरी थी, और बड़ी होती हुई वह। बचपन तो किसी तरह कट गया था, पर युवा अवस्था की दहलीज पर पांव रखते ही दूसरे संकट शुरू हो गए थे। युवा बेटी को देखकर मोहल्ले के आवारा लड़कों का घर के आसपास चक्कर लगाना शुरू हो गया था। कई बार तो रात को अकेली माँ बेटी भी दरवाजे पर हो रही खटपट से
भयभीत हो जाती थी, लेकिन माँ को तो नौकरी पर जाना ही होता था। स्कूल की पढ़ाई पूरी करके जया ने कॉलेज जाना तो शुरू कर दिया था, पर अब तो मुसीबतें दिन पर दिन बढ़ने लगी थी। पढ़ाई का खर्च निकालने के लिए उसने एक जगह पार्ट टाइम नौकरी भी शुरू कर दी। वहीं रमेश से परिचय हुआ था। सीधा साधा सा यह युवक दिन भर अपने काम में ही डूबा रहता था। जया को वो औरों से कुछ अलग लगा था। शुरू शुरू में टाइपिंग में जब भी गलतियां होती थी तो रमेश ही उसकी मदद करता था। कई बार देर हो जाती तो घर छोड़ने भी आ जाता था। धीरे धीरे माँ को भी रमेश पसंद आने लगा था। फिर उन्होंने ही रमेश से बात की थी। पर आप तो जानती है कि मेरे घर की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, पारिवारिक दायित्व भी बहुत हैं। रमेश के स्वर में थोड़ा संकोच था। वो तो ठीक है बेटा, पर यदि तुम जया का हाथ थाम लोगे तो मैं निश्चित हो जाऊंगी। मेरी ज़िंदगी का भी क्या ठिकाना है। फिर अकेली मैं कहाँ कहाँ किस किस का सामना कर पाऊंगी। मोहल्ला भी ऐसा है कि बहू बेटियों की खैर नहीं। वैसे जया को भी अच्छा लगा था। जो भी हो, रमेश की बाहों में सुरक्षा तो थी ही। उसकी अधूरी पढ़ाई भी रमेश ने पूरी करवा दी और स्टेनोग्राफी का कोर्स भी शुरू करवा दिया था। फिर जया को अच्छी नौकरी भी मिल गई थी। घर की आर्थिक दशा में मामूली सा सुधार भी आ गया था। पर रमेश के पारिवारिक दायित्व बढ़ते जा रहे थे। छोटा भाई अपाहिज था, उसके इलाज पर खर्चा हो रहा था। माँ गठिया की मरीज थी, इसलिए उनसे घर का कामकाज भी नहीं होता था। बहन की जैसे तैसे शादी की तो काफ़ी कर्जा हो गया था। सुबह से घर में जैसे मशीनी ज़िंदगी शुरू हो जाती थी। एक प्याला चाय के साथ जया घर की सफाई धुलाई में जुट जाती थी। फिर सबका नाश्ता खाना। इसी बीच रमेश अपने भाई को तैयार करके उसे अस्पताल एक्सरसाइज करवाने ले जाता था। भागते दौड़ते वह नाश्ता करती, बस पकड़ती, फिर दिन भर ऑफिस का काम। शाम को लौटने तक पस्त और निढाल हो जाती, पर घर के काम मुंह बाएं खड़े रहते थे। रमेश ऑफिस से निकलकर पार्ट टाइम जॉब करता था, इसीलिए बाजार से सौदा सब्जी लाने का काम भी अक्सर जया को ही करना पड़ता था। चाहे छुट्टी का दिन हो या वर्किंग डे, सब दिन उसके लिए एक जैसे ही थे, काम और काम बस। कई बार तो उसके साथ की लड़कियां कह भी देती, अरे भाई, अब तो 3-4 साल हो गए हैं तुम लोगों की शादी को, अब तो फैमिली के बारे में सोचो। फैमिली, बच्चा, जया और रमेश इस बारे में तो सोच ही नहीं सकते थे। और इस बेरंग होती सी जिंदगी से जया को कोफ्त भी होने लगी थी। यहाँ तक कि घर का दम घोंटू वातावरण तो जैसे और उबाऊ हो गया था। कई बार तो सोचती कि रविवार या छुट्टी का दिन भी क्यों आता है। ऑफिस से कम दूसरी बहुत सी चिंताओं से तो मुक्ति मिल जाती है। जब से ऑफिस में नए बॉस संदीप ने कार्यभार संभाला है, तब से वह अक्सर ऐसा ही सोचती है। संदीप जैसे हवा के खुशबूदार झोंके की तरह आया था। उसके आते ही पूरे ऑफिस की तो काया पलट हुई ही है। पर उसे लगता है जैसे उसकी ज़िंदगी भी बदलने लगी है। पुराने बॉस तो अपने काम से काम ही रखते थे। शुरू में तो उसे लगा कि संदीप भी रिजर्व स्वभाव के हैं, पर चूंकि वह बॉस की स्टेनो है तो अक्सर उसे वहीं कैबिन में बैठना होता है और डिक्टेशन लेते लेते वह जान ही नहीं पाती थी कि कब से संदीप की प्रशंसात्मक नज़रें उसके चेहरे पर गड़ी हुई है। जया, तुम में आगे बढ़ने की बहुत संभावनाएं हैं। पहली बार संदीप ने धीरे से ये शब्द कहे तो वह भीतर तक चौंक गई थी। मिसेज नारायण से वह कब जया हो गई, आपसे कब तुम हो गई, वह समझ ही नहीं पा रही थी। यह जरूर था कि संदीप का साथ उसे भी अच्छा लगने लगा था। यहाँ तक कि छुट्टी का दिन भी बेमानी लगता था। क्या संदीप भी ऐसा ही कुछ सोचते होंगे, यह विचार कभी कभी उसके मन में उठता था। अब वह ऑफिस अच्छे से तैयार होकर भी जाती थी। 2-4 जोड़ी अच्छे कपड़े भी खरीदे थे। रमेश भी तब खुश ही हुआ था। चलो अच्छा है, तुम्हें अपनी सुध तो आई, नहीं तो अब तक तुम बस दूसरों का ही ख्याल रखती रही हो। जब तुम खुश रहती हो तो मुझे भी अच्छा लगता है। रमेश ने तो सहज स्वाभाविक स्वर में ये सब कहा था।
पर वह देर तक रमेश को देखती रही थी। एक बार ऑफिस के ही काम से संदीप को शहर से दूसरी जगह जाना पड़ा था। मीटिंग में वह भी साथ में थी। संदीप की बड़ी सी आरामदायक एसी कार, उसका साथ, परफ्यूम की महकती खुशबू, संदीप का धीमी मुस्कुराहट के साथ उसे ताकना, लगता था जैसे किसी स्वप्निल दुनिया में आ गई है वह। काश ये घड़ियाँ यहीं थम जाए, संदीप का साथ कभी नहीं छूटे। लौटने में जब देर हुई तो रमेश ने ज़रूर कहा था, बहुत देर हो गई, माँ बीमार थी, घर में तो बत्ती तक नहीं जली थी, अभी मैंने दूध लाकर माँ और भाई को चाय बनाकर दी है। तो क्या हुआ, रोज़ तो ये काम मैं ही करती हूँ, तुम तो रोज़ देर से ही आते हो, आज मुझे भी देर हो गई तो इसमें कौन सी आफत आ गई, जया ने लापरवाही से कहा और कपड़े बदलने चली गई। कोई बात नहीं, मैं तो बस यूं ही कह रहा था, तुम भी थकी होगी, तुम्हारे लिए भी चाय बना देता हूँ और खाना ढाबे से ले आऊँगा। रमेश का स्वर अभी भी सहज ही था। कई बार तो जया को लगता कि पता नहीं किस मिट्टी का बना हुआ है रमेश। भाई की सेवा, बहन की चिंता, माँ की देखभाल। अगर शादी नहीं भी करता तो क्या फ़र्क पड़ता, उसे और कोफ्त होने लगती। जाने अनजाने हर बार वह मन ही मन रमेश और संदीप की तुलना करने लगती। ईश्वर भी कैसे विपरीत ध्रुव कर देता है, कहाँ रमेश और कहाँ संदीप। संदीप नाम जहन में आते ही जैसे किसी अपूर्व ऊर्जा का संचार हो जाता उसके मन में। कल ही संदीप ने अपना टूर चार्ट थमाया था उसे। जया ऑफिस के काम से बेंगलोर जाना होगा, तैयारी कर लो, अगले हफ्ते चलना है। सर मेरा मतलब है मैं। एक पल को वह सोच ही नहीं पा रही थी कि क्या कहें। बॉस के साथ दूसरे शहर जाने का उसका ये पहला मौका था। कहाँ हो भाई तुम, इसमें हैरानी की क्या बात है, तुम मेरी स्टेनो हो, तुम्हें तो साथ में चलना ही होगा। संदीप की दृष्टि उस पर गड़ गई थी। ऐसा भी नहीं था कि इन नज़रों को वो भाप नहीं पाई हो। संदीप के साथ कहीं जाना, 4-5 दिन होटल में रुकना, जानबूझकर संदीप ने यह टूर प्रोग्राम बनाया था। ऑफिस के ऐसे काम के लिए और भी किसी पुरुष को साथ ले जाया जा सकता था, पहले भी तो यही होता आया है। ठीक है ना? संदीप ने फिर मुस्कुराकर उसकी ओर देखा था। जी सर। खुशी तो उसे भी हो रही थी, इतने सालों बाद घर की मनुष्य से छुटकारा मिलेगा। 2-4 दिन ही सही, अपनी खुशी से तो जी पाएगी वह भी अनु की तरह लाइफ एंजॉय करे, आखिर उसका भी कुछ हक बनता है अपनी ज़िंदगी पर। रमेश से क्या कहेगी, मुझे बॉस के साथ बेंगलोर जाना होगा। उसी रात सपाट स्वर में उसने रमेश को बता दिया था। बेंगलोर? पर तुम जाओगी? हाँ, इसमें हैरानी की क्या बात है, जाहिर है कि मैं बॉस की स्टेनो हूँ तो मुझे ही जाना होगा। रमेश कुछ देर चुप रहा। ठीक है, मैं माँ को संभाल लूँगा, न हो तो आधे दिन की छुट्टी ले लूँगा, तुम अपनी तैयारी कर लेना, 2-4 दिन की ही तो बात है। रमेश सो भी गया था। बात इतनी आसानी से बन जाएगी यह तो उसने सोचा भी नहीं था। 2 दिन तैयारी में लगे, नया सूटकेस और बैग खरीदा, कुछ कपड़े और कॉस्मेटिक्स भी। आखिर बॉस के साथ जाना है, सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए। संदीप ने तो कल भी पूछा था। हाँ, तो तुम्हारी तैयारी हो गई? कल सुबह की फ़्लाइट है, ड्राइवर से कह दिया है तुम्हें लेता हुआ आएगा, मैं टैक्सी से एयरपोर्ट पहुंच जाऊंगा। संदीप ने हल्के से उसके कंधे को छुआ था। ठीक है सर। क्या वह जानती नहीं कि क्या मतलब है इन सब बातों का? पर वह भी तो जा रही है, क्यों पता नहीं। रात को देर तक तैयारी करती रही थी वह। रमेश ने भी मदद की। थक कर रमेश तो सो भी गया था, पर उसे देर तक नींद नहीं आई। क्या वह ठीक कर रही है? रमेश को इतना विश्वास क्यों है उस पर, जिस व्यक्ति ने बुरे दिनों से उसे उबारा, सुरक्षा दी, योग्य बनाया? क्या उसका विश्वास तोड़ दे वह? मन में ऊहापोह मची हुई थी। अगर न जाए तो शायद नौकरी जा सकती है, क्या पता दूसरी मिले न मिले। वह सो नहीं पा रही थी। ड्राइवर ने हॉर्न बजाया। रमेश उठे
उसके पहले ही उसने धीरे से दरवाज़ा खोला। सांप से कहना कि मैं नहीं चल पाऊंगी कहकर वह भीतर आ गई। अब वह चैन की नींद सो रही थी। तो कैसी लगी आपको डॉक्टर समा चतुर्वेदी जी की बहुत ही सुंदर सी रचना लौटते हुए। कहानी अगर पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलती हूँ किसी नई रचना के साथ में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय श्री राम।